बहुत सोचने समझने के बाद निखिल ने डिसीजन लिया कि अभी जो हो रहा है होने देते हैं। अगर अभी से सौम्या को ये सब जानकारी दे दी तो वो बहुत घबरा जाएगी। फिर हो सकता है कि वो साहिल को भी सब कुछ बता दे। और अब अगर साहिल को कुछ भी पता चला तो उसको यही लगेगा कि जब सौम्या के बर्थडे पर वो आया था तो इन लोगों ने साहिल से कुछ भी डिस्कस क्यों नहीं किया और इतने दिनों तक ये बात छुपा कर क्यों रखी। इसलिए फिलहाल निखिल को यही सही लगा कि किसी से कोई बात ना की जाए और चुपचाप ये देखा जाए कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिर जो होगा वो तो फेस करना ही पड़ेगा। निखिल के अलावा ये सब ऋतु, वैशाली और सौम्या तीनों में से किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि तीनों ही पिछली बातों को लगभग भूलने लगी थी और वे लोग न्यूज भी नहीं देखती थी जिससे सारी जानकारी उनको मिलती। वे तीनों तो सब कुछ भूलकर अपनी लाइफ में आराम से आगे बढ़ रही थी। इधर पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन में लगी हुई थी। जब पेंडेंट की पूरी जानकारी निकलवाई गई तो खरीदने वाले का नाम और एड्रेस निकल आया, जिसमें नाम आया साहिल का। साहिल को पूछताछ करने के लिए फोन किया गया और बात की वहां के नए एसपी ने, जिनका नाम था अजान कुरैशी। साहिल ने फोन उठाकर जब बात शुरू की तो पेंडेंट और डेड बॉडी के बारे में सुनकर उसका दिमाग चकरा गया। वो बोला, सर देखिए, मैंने वो पेंडेंट वैलेंटाइंस डे पर अपनी मंगेतर के लिए खरीदा था और वो पेंडेंट कुछ दिन पहले दिल्ली जाते समय रास्ते में उससे कहीं गिर गया। आप जिस बंदे के बारे में बात कर रहे हैं उसे ना तो मैं जानता हूं और ना ही मेरी मंगेतर। हम लोगों का दूर दूर तक ऐसे किसी भी बंदे से कोई कांटेक्ट नहीं रहा है। इनफैक्ट हम लोग तो कभी किसी पॉलिटिशियन के कांटेक्ट में ही नहीं रहे। और डेड बॉडी के साथ वो पेंडेंट मिलना इत्तेफाक भी तो हो सकता है। लेकिन साहिल की पूरी बात सुनने के बाद भी एसपी साहब पर कोई खास फर्क ना पड़ा। तब तो उन्होंने दोबारा कॉल करने का कहकर फोन रख दिया। बाद में उन्होंने साहिल की पूरी इंफॉर्मेशन निकलवाई और तब उन्हें पता चला कि ये बंदा ग्वालियर का रहने वाला है, जहां उनकी पहले पोस्टिंग थी। एसपी अजान को याद आया कि उनके भाई अमान की गर्लफ्रेंड भी उसी एरिया में रहती थी जहां साहिल का एड्रेस बताया गया था। अजान ने अपने भाई से फोन करके कहा, हाँ अमान, अच्छा सुन, मुझे एक बंदे की इंफॉर्मेशन निकलवानी है जो शायद तेरी फ्रेंड रिचा दे सकती है। अजान की बात सुनकर अमान थोड़ा हैरान रह गया। वो बोला, अरे भाई, रिचा तो बहुत सीधी सादी सी लड़की है। मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी चीज में किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन देकर आपकी हेल्प कर सकती है। अजान हंसते हुए बोला, अरे परेशान होने वाली बात नहीं है, मुझे केवल एक बंदे के बारे में पता करना है। साहिल शर्मा नाम है उसका और वो उसी एरिया में कहीं रहता है जहां तेरी फ्रेंड रिचा रहती है। अमान थोड़ा सोचते हुए बोला, साहिल शर्मा दिल्ली में जॉब करते हैं क्या? अजान बोला, हाँ, तू जानता है क्या? तो अमान जल्दी से जवाब देते हुए बोला, अरे वो तो रिचा के भैया ही हैं। मैंने बताया था शायद आपको पहले कि वे इंदौर में रहते थे और अब दिल्ली में जॉब करते हैं, शायद किसी बैंक में। ये सुनकर अजान को साहिल की बातों पर थोड़ा यकीन हुआ। उसे भी अपने मन में लगा कि साहिल जिस बैकग्राउंड का है उसमें इस तरह की वारदात को अंजाम देना थोड़ा तो मुश्किल है। लेकिन फिर वो सोचने लगा, इंदौर में खरीदा हुआ पेंडेंट चलो दिल्ली में गिरा भी, पर सुमित की बॉडी के पास ही क्यों? ऐसा सोचते हुए अजान ने साहिल को फिर से कांटेक्ट किया, मगर इस बार उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन देते हुए अजान साहिल से बोला, हेलो साहिल, वैसे मैंने तुम्हें कॉल तो केस के सिलसिले में ही किया है, लेकिन तुम मुझे गलत ना समझो, इसलिए मैं तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। साहिल उखड़े हुए मन से बोला, हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूं। अजान ने आगे बोलना शुरू किया, तुम्हारी सिस्टर है रिचा, उसका फ्रेंड है अमान, जानते तो हो गई, क्योंकि एक बार वे लोग वैलेंटाइंस डे पर पुलिस स्टेशन में फंस गए थे, तब मेरे कहने पर ही दोनों को वहां से वापस घर भेजा गया था। अजान की पूरी बात होने से पहले साहिल उसे रोकते हुए हैरानी के साथ बोला, तुम अमान के भाई हो क्या? अजान हंसते हुए बोला, हाँ मैं अमान का भाई हूँ। उस समय मैं ग्वालियर में ही था, डीएसपी। प्रमोशन के साथ मुझे ट्रांसफर मिला और मैं यहाँ आ गया। मैंने अभी लास्ट मंथ में ही यहाँ ज्वाइन किया है। और देखो, पहला केस भी मिला तो वो
पॉलिटिशियन के बेटे का। हमारे पूरे डिपार्टमेंट पर इस केस को सॉल्व करने का बहुत प्रेशर है। मैं तुम्हारा या तुम्हारी फैमिली का कोई इंटेरोगेशन नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं उस पेंडेंट की वजह से तुम लोग इस केस से लिंक तो हो ही रहे हो। तो बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा सा सहयोग देने की कोशिश करो और मुझ पर भरोसा रखो कि तुम लोगों पर कोई बात नहीं आने दूंगा। लेकिन अपनी ड्यूटी के चलते मुझे तुम लोगों से भी पूछताछ करनी ही पड़ेगी। अजान की पूरी बात सुनकर साहिल बोला, नहीं नहीं, तुम परेशान मत हो। तुम्हें मुझसे जब भी कुछ पूछना हो मैं हर बात का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं या मेरी फैमिली का कोई भी मेंबर उस बंदे से दूर दूर तक कांटेक्ट में नहीं थे। इसलिए मुझे ना तो कोई डर है और ना ही कोई चिंता। साहिल का जवाब सुनकर अजान बोला, थैंक यू सो मच कोऑपरेट करने के लिए। अच्छा, तो आगे की प्रोसीजर के लिए क्या मैं तुम्हारी मंगेतर से मिल सकता हूँ, जिसके लिए तुमने ये पेंडेंट खरीदा था? अजान की बात सुनकर साहिल को थोड़ा अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ी देर पहले ही अजान से उसने प्रॉमिस किया था कि वो हर तरीके से कोऑपरेट करने की कोशिश करेगा। इसलिए थोड़ी देर सोचकर साहिल ने जवाब दिया, सौम्या तो इंदौर में रहती है और हाल फिलहाल उसका दिल्ली आना भी मुश्किल है। तुम चाहो तो फोन पर पूछताछ कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि उसके घर वालों को इस बारे में कुछ पता ना चले। मैं सौम्या को पहले इन्फॉर्म कर दूंगा, जिससे वो सारी बातें सुनकर कहीं घबरा ना जाए। साहिल की बात पर अजान बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो सौम्या को यहाँ भी बुलाना पड़ेगा। फिलहाल तो मैं बाई कॉल बात करने की कोशिश करूंगा। साहिल बोला, ठीक है, फिर कल दिन में फोन लगाना उसे। उस समय वो कॉलेज में रहती है। आज मैं रात को तुम्हारे बारे में उसको बता दूंगा। अजान ने कहा, ठीक है, एंड थैंक्स अगेन। ये कहते हुए बाय कहकर अजान ने फोन रख दिया